हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 3.5 के अंतर्गत हमारे द्वारा पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र और न्यायिक विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया अर्थात भारत में मृत्युदंड की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अब है कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया अर्थात भारत में मृत्यु दंड। भारत में मृत्युदंड का प्रचलन अति प्राचीन काल से ही था, तथापि इसे कार्यान्वित करने के तरीकों में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में महापातकों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। महाभारत और रामायण में भी अपराधियों को मृत्युदंड दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जिसे कार्यान्वित करने के 14 तरीके थे, जिनके द्वारा अपराधी के शरीर के विभिन्न अंगों का विच्छेद कर उसका वध कर दिया जाता था। इसी प्रकार वैदिक युग में भी मृत्युदंड दिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार 2 प्रकार के मृत्युदंड की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहला चित्रवध, जिसके अंतर्गत अपराधी को पहले असहनीय शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और फिर उसी यंत्रणा के साथ उसे मौत के घाट उतारा जाता था। जैसे एक अपराधी को रथ के साथ बांधकर रथ को दौड़ाया जाता था और उस रथ के साथ साथ अपराधी रास्ते में घिसटता हुआ जाता था और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती थी। दूसरा शुद्ध वध, जिसके अंतर्गत बिना शारीरिक यातना पहुंचाए ही अपराधी को मार डाला जाता था। जैसे अपराधी को विष पिलाकर मार डालना। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी मृत्युदंड की व्यवस्था की है, किंतु याज्ञवल्क्य मनु के समान कठोर नहीं थे। उन्होंने व्यभिचार, हत्या, गर्भपात आदि के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार सम्राट अशोक के शासनकाल में भी मृत्युदंड दिया जाता था, परंतु केवल सम्राट की ओर से इतनी छूट अवश्य थी कि मृत्युदंड देने की राजाज्ञा जारी होने के बाद 3 दिन तक की अवधि के भीतर अपराधी के संबंधी, मित्र आदि उसकी ओर से मृत्युदंड को रद्द करने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। वैष्णव धर्म की उन्नति के कारण गुप्त काल में मृत्युदंड केवल गंभीर अपराध के लिए ही दिया जाता था। शुक्राचार्य के अनुसार किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह
श्रुति का सत्य है, इसलिए राजा को सावधानी के साथ मृत्युदंड न देने की कोशिश करनी चाहिए और कारावास का दंड देकर ही अपराधी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार भारत में मुगलों के शासनकाल में भी मृत्युदंड का प्रचलन अधिक था। अधिकांश मुगल शासक राजद्रोहियों को मृत्युदंड देते थे। भारत में मुगल शासनकाल में मृत्युदंड को अत्यंत बर्बरतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता था, जिसके अंतर्गत अनेक बार अपराधी को भैंसे की ताजी चमड़ी के कपड़े पहनाकर तपती धूप में छोड़ दिया जाता था, ताकि चमड़ी के सिकुड़ने के साथ वह तड़प तड़प कर मर जाए। अपराधी के शरीर में कीले गाड़कर उसे दीवार में जिंदा चुन देने से मृत्यु कारित करने का दंड भी दिया जाता था। भक्ति आंदोलनों के प्रवर्तकों द्वारा इसका निरंतर विरोध करने के बावजूद भी अकबर के राज्याभिषेक सन 1956 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 तक के लगभग 150 वर्षों का काल मृत्युदंड में वृद्धि का काल कहा जाता है। इसी प्रकार इसके पश्चात ब्रिटिश शासनकाल में भी हत्या और राजद्रोह का अपराध करने वालों को मृत्युदंड ही दिया जाता था, परंतु ब्रिटिश शासनकाल में बर्बरतापूर्ण तरीके जो मृत्युदंड देने हेतु मुगल कालीन शासन में प्रचलित थे, उन्हें त्याग कर केवल फांसी की सजा दी जाती थी और ऐसा आज भी प्रचलन में है। महात्मा गांधी ने भी मृत्युदंड का विरोध किया था। उनके अनुसार मृत्युदंड अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है और प्राण लेने का अधिकार केवल उसी को है जो प्राण दे सकता हो। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सैद्धांतिक रूप से मृत्युदंड के विरुद्ध थे, परंतु फिर भी वे मानते थे कि बिल्कुल ही अवांछनीय लोगों को नष्ट करने का कोई तरीका होना ही चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में अनेक बार ऐसे प्रश्न उठाए गए कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। इस संबंध में प्रथम बार प्रश्न लोकसभा में 29 मार्च 1949 को उठा था और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मृत्युदंड को स्थायी बनाए रखने के महत्व का प्रतिपादन करते हुए सदन को बताया था कि क्रमशः उन व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है जिन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इसी प्रकार सन 1944 में 762 व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जबकि सन 1949 में लगभग 240 व्यक्तियों को ही मृत्युदंड दिया गया था। अतः इसे समयानुकूल न होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात सन 1952 और 1954 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन के समय मृत्युदंड की समाप्ति की आवाज उठाई गई, किंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। सन 1956 में मुकुंद लाल अग्रवाल द्वारा लोकसभा में रखा गया मृत्युदंड समाप्ति का प्रस्ताव भी पारित न हो सका। इसके उपरांत 25 अप्रैल 1958 को पृथ्वीराज कपूर ने मृत्युदंड समाप्त करने का एक विधेयक राज्यसभा में पेश
किया था, जिसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अनुरोध पर वापस ले लिया गया। पंत जी के यह विचार थे कि यह उचित है कि न कोई मारा जाए और न किसी के प्राण लिए जाए और न किसी को फांसी पर लटकाया जाए, किंतु यह व्यवहारिक दृष्टि से संभव है शायद नहीं। हत्याएं होती है, कुछ तो अत्यंत पाशविक ढंग से होती है। समाज में हत्याएं न हो, इसके लिए मृत्युदंड को समाज में स्थायी रखना ही होगा। इसके पश्चात 21 अगस्त 1961 को श्रीमती सावित्री निगम का मृत्युदंड समाप्त किए जाने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, किंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात एक बार पुनः 21 अप्रैल 1962 को सांसद रघुनाथ सिंह ने लोकसभा में मृत्युदंड समाप्त करने का विधेयक पेश किया, किंतु बहस के बाद ये प्रश्न विचार हेतु विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन को सौंपने का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप सन 1963 में ये प्रश्न विधि आयोग को सौंप दिया गया। विधि आयोग की रिपोर्ट। भारतीय विधि आयोग ने मृत्युदंड के विषय में अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर 1971 को संसद में प्रस्तुत कर दी, जिसमें निष्कर्ष के रूप में मृत्युदंड को प्रभावी दंड के रूप में आवश्यक और उचित ठहराते हुए मृत्युदंड के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। आयोग के विचार में भारत में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हालात को देखते हुए मृत्युदंड का उन्मूलन खतरनाक सिद्ध होगा। आयोग के विचार में मृत्युदंड प्रतिशोध नहीं है, वरन धिक्कार या निंदा है, और आयोग ने मृत्युदंड के विषय में कुछ उदारता बरतने की अनुशंसाएं भी की, जिसके अनुसार यदि अपराध के घटित होने के समय अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसे मृत्युदंड न दिया जाए। सामान्यतया महिला होने के कारण अपराधी को मृत्युदंड से छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार यदि न्यायालय किसी को मृत्युदंड दे तो वह अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट लिखे कि ऐसा चरम दंड क्यों दिया जा रहा है। इसी प्रकार फांसी से पूर्व अथवा पश्चात इसका प्रचार न किया जाए। इसी प्रकार सार्वजनिक रूप में फांसी घृणित समझी जाए और मृत्युदंड शीघ्र, निश्चित एवं मानवीय तरीके से दिया जाए। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी के प्रावधान, मृत्युदंड अर्थात कैपिटल पनिशमेंट के टॉपिक, भारत में मृत्युदंड की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत भारत में मृत्युदंड जो कि आदिकाल से ही अर्थात अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रचलन में था और जिसका उल्लेख वैदिक युग, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य और इसी प्रकार रामायण महाभारत में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार सम्राट अशोक के शासनकाल में भी मृत्युदंड का प्रचलन था। इसी प्रकार भारत में मुगल कालीन शासन में बर्बरतापूर्वक मृत्युदंड दिए जाने संबंधी प्रावधानों को भी हमारे द्वारा चर्चा की गई। इसी प्रकार मुगल कालीन शासन के उपरांत ब्रिटिश शासनकाल अर्थात अंग्रेजों के द्वारा दिए गए
मृत्युदंड संबंधी प्रावधानों पर भी हमारे द्वारा चर्चा की गई। इसके उपरांत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में मृत्युदंड की समाप्ति के संबंध में किए गए प्रयासों और विधि आयोग की रिपोर्टों पर भी हमारे द्वारा आज चर्चा की गई। धन्यवाद।